नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग वित्तीय विवरणों का विश्लेषण चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में संपूर्ण चर्चा की, यानी कि जितनी भी जरूरी बातें थी जिससे आप वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ समझ सकते थे, उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप में से काफी सारे बच्चे जो इकोनॉमिक्स की क्लास लिए हुए हैं, देखिए मुद्रा वाला चैप्टर एक अलग यूनिट है जिसमें 16 नंबर का आना है। उसमें मुद्रा वाला चैप्टर यानी मुद्रा के कार्य एवं महत्व आज शायद समाप्त हो गया होगा। कल का और वीडियो है जिसमें मुद्रा की पूर्ति को पढ़ाया जाएगा, जो कि खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी लाइव क्लासेस ही होंगी। ये 2-3 क्लासेस मेरे पास पहले से पढ़ी हुई थी और इसको मैंने पूरा विस्तार से पढ़ाया हुआ था। सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए अगर दोबारा भी मैं पढ़ाता तो इतना ही पढ़ाता, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन मैंने पढ़ाया हुआ है। दैट्स वाइज वो क्लासेस आपको मैंने दे दी थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। देखिए, हम लोग वित्तीय विवरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। मैंने आपको बताया कि वित्तीय विवरण से ही निकाले गए समंकों का विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक परीक्षण करना ही वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता है। वित्तीय विवरण से निकाले गए समंकों को दूसरे समंकों से संबंध स्थापित करके उनसे और आवश्यक सूचनाओं को निकाल करके भविष्य संबंधी निर्णयों को करना ही वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता था। मैंने आपको यह भी बताया था कि एक संस्था को वित्तीय विवरण बना लेने से पर्याप्त आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। उन आंकड़ों या उन समंकों के आधार पर कुछ नए तथ्य सामने लाए जा सकते हैं, कुछ नई चीजों का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाभदायकता, क्रियाशीलता, तरलता, शोधन क्षमता, इन सारी चीजों की जो जानकारी है वो इन्हीं वित्तीय विवरण के समंकों के माध्यम से प्राप्त होती थी। तो सिंपल सी बात है बेटा, वित्तीय विवरणों के माध्यम से ही विश्लेषण उनका किया जाता था। आप सबको मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से लाभदायकता में ही हम लोग सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, व्यय अनुपात, संचालन अनुपात निकालते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि सकल लाभ का पता व्यापारिक खाते से चलता है, शुद्ध लाभ का पता लाभानी खाते से चलता है, व्यय अनुपात का पता भी लाभ अनुपात खाते से चलता है, संचालन अनुपात का पता भी व्यापारिक खाता और लाभानी खाते के ही दिए गए आंकड़ों से चलता है। तो देखिए, बात एक ही है, अलग अलग टॉपिक को न बोल करके सीधे अगर मैं ये बोलूं कि ये सारे अनुपात, चाहे वो लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत सकल लाभ, शुद्ध लाभ, व्यय अनुपात और संचालन अनुपात हो, इन सारे के जो अनुपात के आंकड़े हमको लेने होते हैं वो सारे बेटा वित्तीय विवरणों से ही हमें लेना पड़ता है। वो सारे बेटा हमें वित्तीय विवरणों से ही लेना पड़ता है। एक बात तो यह है जो आपको सीधे से समझ में आ गई थी। देखिए, एक बात कंफर्म है कि वित्तीय विवरण वाला ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपको 4 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। इसकी थ्योरी बहुत सारे बच्चों को पूरी समझ में आ रही होगी, कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आराम से सुनते रहिए। देखिए, मैं आपसे पहले भी बोला था और फिर से मैं बोल रहा हूं कि सारा टॉपिक आपसे पड़ेगा, आपसे बनेगा। अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं ये 100% दावा के साथ पढ़ाता हूं कि आपसे वो चीज बनेगी। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं पढ़ाऊं आपसे बने ना। चलिए, इसकी अगली थ्योरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। और आज की इसकी अपनी पहली थ्योरी है और इस चैप्टर की दूसरी थ्योरी है, वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्यों को समझाइए। एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्यों को समझाइए। वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्यों को समझाइए, उद्देश्यों को समझाइए। देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट यहां पे कर दूं, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसकी 4 से 5 थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद पहला हमने वित्तीय विवरण का विश्लेषण का तात्पर्य पढ़ा। आज हम लोग वित्तीय विवरण विश्लेषण का उद्देश्य पढ़ेंगे, वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्व पढ़ेंगे, फिर हम लोग वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग वित्तीय विवरण विश्लेषण की जो तकनीकी हैं, जैसे कि तुलनात्मक विवरण वाला, समाकार विवरण वाला, रोकड़ प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण, अनुपात विश्लेषण, इन तकनीकों के माध्यम से थोड़ा सा इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। ये सारी थ्योरी आपको पढ़ना है और इन्हीं थ्योरी में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, और न सिर्फ 4 का वरन 2 नंबर का भी यहां से कंप्लीट होगा। तो इस चैप्टर में 5-6 थ्योरी हैं केवल और केवल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। और वो सारी थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से समझ के याद करना है। देखो, अगर आपने चीजों को रट्टा मारा तो वो निश्चित रूप से आपको भूल जाएंगी। अगर आप समझ के करने का प्रयास करोगे तो चीजें हमेशा से दिमाग पे रहेंगी ही रहेंगी। अब देखिए, आज हम लोग बात करते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण के। अच्छा, पहले उद्देश्य न पढ़ के पहले महत्व पढ़ लेते हैं, क्योंकि महत्व पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उद्देश्य और भी सरल हो जाएगा। ठीक है, पहले महत्व पढ़ लेते हैं। चलो, महत्व, दोनों में अंतर है, ठीक ना। वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व को समझाइए। पहले महत्व पढ़ लेते हैं, फिर उद्देश्य पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा।
देखिए अगर बात करें वित्तीय विवरण के महत्वों की, अच्छा वित्तीय विवरण के महत्व कहो या महत्व के जगह एक शब्द और आ सकता है लाभ। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के लाभ बताइए तो भी आपको ये लिखना है जो मैं यहां पे आपको बताऊंगा। हाँ ठीक है, ये बात याद रखना। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के विभिन्न पक्षकारों को क्या लाभ होगा, तो भी आपको यही आंसर लिखना। अब देखिए जब बात बेटा वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व की होती है, हाँ वैसे बेटा उद्देश्य या महत्व एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य या महत्व अलग अलग दिए हैं, तो आपको अलग अलग याद भी करने होंगे। सर अगर हमने वित्तीय विवरण विश्लेषण का उद्देश्य आया और हमने महत्व को लिख दिया तो बेटा आपको 0 नंबर मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर महत्व है तो आप महत्व ही लिखोगे, अगर उद्देश्य है तो उद्देश्य ही लिखोगे, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और वो अंतर के ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए बात को समझने का प्रयास करना, ये चैप्टर मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, कई सारे रीजन है, वो रीजन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, इस चैप्टर की थ्योरी अगर आपसे बनी तभी आपसे आगे के सारे चैप्टर बनेंगे, यानी चाहे वो लेखांकन अनुपात हो, चाहे वो रोकड़ प्रवाह हो। इसलिए इस चैप्टर की थ्योरी को जितना ज्यादा आप समझने का प्रयास करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व की। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमने वित्तीय विवरण का विश्लेषण किया तो इससे किनको किनको महत्व प्राप्त होगा या इससे किनको किनको बेनिफिट होगा। तो आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि इससे जो इसके विभिन्न पक्षकार हैं, मेरी बातों को समझना बेटा, इसके जो विभिन्न पक्षकार हैं उन सभी लोगों को इससे लाभ होगा। इसके जो विभिन्न पक्षकार हैं उन सभी लोगों को बेटा इससे लाभ होगा। इससे जो विभिन्न पक्षकार हैं बेटा उन सभी लोगों को बेटा इससे क्या होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। उन सभी लोगों को इससे प्रॉफिट प्राप्त होगा जो इसके विभिन्न प्रकार के पक्षकार हैं। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर इसके पक्षकार कौन कौन होंगे, तो मैं आपसे पहले जनरली पूछना चाहता हूं कि एक कंपनी के कौन कौन से पक्षकार हो सकते हैं जिनके लिए वित्तीय विवरण भी जरूरी था और उनका विश्लेषण करना भी जरूरी है। तो आप मेरे से बोलोगे सर सबसे पहले तो प्रबंधक, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा, इसका सबसे पहला पक्षकार तो प्रबंधक हो गया। अब देखिए आप एक प्रबंधक हो, अब आपको यह सोचना है कि आप एक प्रबंधक हो। अगर बेटा आप एक प्रबंधक हो तो आपको वित्तीय विवरण से विश्लेषण करने से क्या प्रॉफिट हो सकता है, तो आप सिंपल से लिखोगे कि एक वित्तीय विवरण, एक प्रबंधक को, व्यवसाय के प्रबंधक को व्यवसाय की लाभदायकता, व्यवसाय की क्रियाशीलता, व्यवसाय की तरलता, व्यवसाय की शोधन क्षमता, बेटा ये सारी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लाभदायकता क्या है, लाभदायकता अनुपात क्या है, क्रियाशीलता अनुपात क्या है, शोधन क्षमता अनुपात क्या है, तरलता अनुपात क्या, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कब, जब हम लेखांकन अनुपात पढ़ेंगे, क्योंकि वहां का ये टॉपिक ही है, वहां इतना पढ़ना ही है। लाभदायकता अनुपात, शोधन क्षमता, तरलता, क्रियाशीलता, वो पूरा चैप्टर ही इन्हीं 4 चीजों में अटका हुआ। लाभदायकता, क्रियाशीलता, शोधन क्षमता, तरलता। आप भरोसा ना हो तो चेक कर लेना उस चैप्टर को। यहां पे केवल आप इतना ही समझो जितना मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया कि एक प्रबंधक वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से लाभदायकता, क्रियाशीलता, तरलता और शोधन क्षमता अनुपात का पता लगाता है और व्यवसाय में जो भी कमियां हो रही होती हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है और भविष्य में ऐसी नीतियां बनाने का प्रयास करता है ताकि उसका व्यापार उच्चतम शिखर तक चल सके, भविष्य में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। ये एक प्रबंधक का उद्देश्य होता है। तो मैं कह सकता हूं महत्व होता है, मैं कह सकता हूं कि एक प्रबंधक को वित्तीय विवरण विश्लेषण से क्या प्रॉफिट होने वाला है। यही प्रॉफिट एक वित्तीय विवरण विश्लेषण से होने वाला है। वो वर्तमान के लाभदायक का पता लगा करके और जो भी उस व्यापार में कमजोरियां हो रही हैं या हानियां हो रही हैं उनका पता लगा करके और तुरंत दूर करके और व्यापार को या कंपनी को उच्च शिखर पर ले जाना चाहता है और लाभ के आधार पर ही आगे की रणनीति वो तय करना चाहता है। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि वित्तीय विवरण विश्लेषण में एक प्रबंधक का क्या महत्व होता है। तो आप कह सकते हो कि भाई वित्तीय विवरण का विश्लेषण प्रबंधक के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या केवल इंपॉर्टेंट प्रबंधक के लिए होता है? आप बोलोगे जी नहीं, प्रबंधक के साथ साथ ये मत अंशधारियों का भी होता है, अंशधारियों का भी होता है। अच्छा, 2 चीजें हैं, पहले इस बात को समझो। पहले प्रबंधक क्या होता है, काफी सारे लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है प्रबंधक क्या होता है। तो एक बात समझो, प्रबंधक को इंग्लिश में कहते हैं मैनेजर। मैनेजर मतलब आप एक सिंपल सा लॉजिक इतना समझ लो कि एक प्रबंधक ही उस टाइम पे पूरे व्यापार को या पूरे कंपनी को चला रहा होता है। जरूरी नहीं है कि वो एक ऑनर हो, वो एक मालिक हो, ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो एक मालिक हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जैसे गूगल का जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो सुंदर पिचाई जी हैं, जो सिंपल सी बात है गूगल के मेन ऑनर भी हैं।
ठीक है। जैसे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं, वो मेन ऑनर भी है और वो भी है। जैसे अमेजोन के अभी तक कौन थे, जो जेम बेजोस थे, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं, जबकि मालिक बेजोस साहब हैं, जो सब दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो प्रबंधक है वो मालिक भी हो, वो अपने अंडर में किसी व्यक्ति को भी प्रबंधक का पद दे सकता है। कुल मिलाकर के जो उस समय में प्रबंधक होता है उसका ये कर्तव्य होता है, उसकी वो लायबिलिटीज होती है कि वो व्यापार को उच्चतम या कंपनी को उच्चतम शिखर तक ले जाए। वो सारे संबंधी निर्णय करता है, वो क्या उत्पादन, कितना उत्पादन करना है, वस्तु की मात्रा कैसे निर्धारित करना है, भविष्य के लिए क्या नीतियां बनाना है, क्या नियोजन बनाना है, ये सारा काम बेटा प्रबंधक का ही होता है। आपने पढ़ा भी होगा ना, प्रबंधक के कार्य नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, नियुक्तिकरण करना, भर्ती करना, चयन करना, ये सारा काम बेटा प्रबंधक का ही होता है। अंशधारियों के लिए, मतलब एक अगर अंशधारी है तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण में उसका क्या महत्व हो सकता है। देखिए, पहले आप कॉमन सी बात समझो कि एक अंशधारी का मतलब क्या होता है। आप मेरे से बोलोगे सर अंशधारी का मतलब, सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति, अंशधारी का मतलब वो व्यक्ति जो फर्म को क्या दे रहा होता है, फर्म में अंश खरीद रहा होता है और अंश के बदले कंपनी को क्या दे रहा होता है, पूंजी दे रहा होता है। अब आप मेरे को बताओ इस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी। आप बताओगे दो कारण इसके हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि वो लाभांश की प्राप्ति के लिए, आप सबको पता है कि अंशधारी को अपने द्वारा लगाई गई पूंजी, ऋण होगा कि पूंजी होगा, पूंजी होगा, ऋण नहीं होगा। याद रखना बेटा, ऋण पत्र के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो ऋण कहलाता है, लेकिन अंशधारी के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो पूंजी कहलाती है। तो अंशधारियों के द्वारा दी गई अपनी जो पूंजी पर ब्याज मिलता है, सॉरी लाभांश मिलता है, उस लाभांश की प्राप्ति के लिए अंशधारी इसकी तुलना करता है। क्योंकि कोई भी कंपनी ज्यादा लाभांश देने की प्राथमिकता में नहीं होती है। वो कंपनी कह सकती है कि भाई हमारे पास लाभ ज्यादा हुआ, नहीं तो हम लाभांश नहीं दे सकते। लेकिन अंशधारी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर करके यह तय कर लेता है कि लाभदायकता की स्थिति वर्तमान में कंपनी में क्या है, इस हिसाब से वो अपनी लाभांश की डिमांड को भी बढ़ा सकता है। दूसरी बात, वो इसलिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना सही मानता है क्योंकि जो भी उसको लाभ मिला वो उस लाभ को, लाभांश को स्वयं ले ले या वापस उसी से फिर नए अंश खरीद ले। ऐसा वो तभी करेगा जब उस व्यापार की स्थिति अच्छी चल रही होती है। और सिंपल सी बात है बेटा, व्यापार की स्थिति सही चल रही होती है, इस बात की जानकारी उसे वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से ही पता चलती है। तो मैं कह सकता हूं कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से एक अंशधारी को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि कितना लाभांश उसको मिल रहा है, कम मिल रहा है तो उसकी भी वो कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो उसको लाभांश मिला है क्या उससे वो फिर से नए अंश खरीद ले, या कंपनी की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो जितना लाभ बचा कुचा मिला उसको लेकर के वो अंशों को बेच करके चला जाए। तो ये डिसीजन करने के लिए भी आप कह सकते हो कि अंशधारी को इससे क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल करेक्ट बात है सर कि वित्तीय विवरण का विश्लेषण एक अंशधारी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने देखा किस तरीके से एक वित्तीय विवरण के विश्लेषण से जो समंक निकल रहे हैं वो एक प्रबंधक के लिए भी आवश्यक सूचनाएं, नेसेसरी सूचनाएं दे रहे हैं। हमने ये भी देखा कि वित्तीय विवरण से जो अन्य समंक निकल रहे हैं उनसे निष्कर्ष निकाल करके अंशधारी को भी लाभ हो रहा। अब देखिए, आपके मन में एक बात और आ रही होगी, जिन लोगों ने इसके पहले का चैप्टर पढ़ा होगा, आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर इसी तरीके के वित्तीय विवरण के भी विभिन्न पक्षकारों के लाभों के बारे में हम लोग पढ़ा हुआ है, तो क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा चीजें अंतर क्या है, वहां पे वित्तीय विवरण का महत्व था, यहाँ वित्तीय विवरण के विश्लेषण का महत्व है। भाई जिन लोगों को वित्तीय विवरण का महत्व होगा उन्हीं लोगों को वित्तीय विवरण विश्लेषण का भी महत्व होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, पक्षकार तो सेम ही होंगे। भाई जो वित्तीय विवरण के महत्व के पक्षकार थे वही पक्षकार वित्तीय विवरण के विश्लेषण के भी हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। ये दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन चीजें समझने में आती हैं, चीजों को समझने का। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि वित्तीय विवरण का महत्व बताओ और दूसरा क्वेश्चन हो वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्व बताओ, कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि दोनों चीजों में बहुत सारी चीज सिमिलरिटीज है बेटा, दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलरिटीज है, ऐसी चीजें कभी भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको दोनों कॉमनली ध्यान से आपको समझना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे अगर बात करते हैं तो ठीक है, हमने देखा कि किस तरीके से प्रबंधक को लाभ है, अंशधारियों को लाभ है। बेटा हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर चलेंगे और यहाँ पे आएगा अब लेनदार। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लेनदार। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, लेनदार। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण करने से एक लेनदार को क्या प्रॉफिट मिलेगा। वित्तीय विवरण के विश्लेषण करने से एक लेनदार को क्या प्रॉफिट मिलेगा, या एक वित्तीय विवरण के विश्लेषण का इस लेनदार के लिए क्या महत्व होने वाला है। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये लेनदार होता क्या है। देखिए व्यापक तौर पर अगर मैं आपसे कहूं तो लेनदार दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्पकालीन लेनदार और एक होता है दीर्घकालीन लेनदार। एक होता है बेटा अल्पकालीन लेनदार और एक होता है दीर्घकालीन लेनदार। एक होता है बेटा अल्पकालीन लेनदार और एक होता है दीर्घकालीन लेनदार।
अब देखिए अल्पकालीन लेनदार और दीर्घकालीन लेनदार में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ऐसा नहीं है कि पैसे को है, अगर मान लीजिए मैंने किसी को 1 लाख रुपया दिया हुआ है तो मैं अल्पकाल हूं, अगले ने 10 लाख दिया तो वो दीर्घकाल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्पकालीन लेनदार का मतलब वह लेनदार कहलाता है जो 1 या 2 साल के लिए ऋण देता है, और दीर्घकालीन का मतलब वो होता है कि जो 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ऋण देता है। मतलब आप एक डेफिनेशन के तौर पर आप ये निकाल सकते हो कि अगर कोई ऐसा लेनदार है जो 1 से या 2 साल के लिए ऋण दे रहा है तो वो अल्पकालीन लेनदार कहलाएगा, और जो 2 से ज्यादा साल के लिए दे रहा है वो दीर्घकालीन लेनदार कहलाएगा। आप सबने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो दीर्घकालीन लेनदार होते हैं, क्योंकि ऋण पत्र का भुगतान कंपनी 1 या 2 साल के अंदर नहीं करती है। ऑब्वियस सी बात है, वो दीर्घकालीन लेनदार होते हैं। अब आप खुद अपने आप को सोच के समझो कि आप एक कंपनी हो, मैं एक लेनदार हूं, या सपोज दैट मैं कंपनी हूं, आप एक लेनदार हो, आपके लिए क्या उत्तरदायित्व बनता है। आप सिंपल सी बात है, आप ये सोचोगे कि मुझे एक कंपनी को पैसा देना है, उधार देना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे एक कंपनी को उधार देना है तो मुझे उस कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता चलना चाहिए। और वित्तीय स्थिति कैसी, वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वित्तीय विवरण में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो वास्तविकता के निकट हो, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है पुस्तकीय मूल्य पर ही दिखाए जाते हैं। उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन मैं करता हूं, उनका आलोचनात्मक अध्ययन मैं करता हूं, और फिर मैं डिसाइड करता हूं कि इस कंपनी की शोधन क्षमता अनुपात का पता लगाता हूं। एक शब्द मेरे मुंह से निकला है, इस बात को नोट करिएगा। मैंने आपसे बताया कि मैं एक शोधन क्षमता अनुपात का पता लगाता हूं। किसका बेटा पता लगाता हूं? तो मैं शोधन क्षमता अनुपात का पता लगाता हूं। आप सबको मैं कल से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की ये भी एक तकनीक होती है, यानी कि शोधन क्षमता अनुपात। और ये शोधन क्षमता अनुपात में जो आंकड़े लिए जाते हैं वो वित्तीय विवरणों से ही लिए जाते हैं। अब ये शोधन क्षमता अनुपात के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन लेखांकन अनुपात यानी कि अगले चैप्टर में। यहां पे मैं केवल इतना ही बताऊंगा, वहां पे इस इफरात पढ़ेंगे शोधन क्षमता अनुपात क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आंकड़े होते हैं, क्या क्या मद आती हैं, कैसे जोड़े, क्या घटाना, सब वहां पे पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं आपको 11 चैप्टर की भी थ्योरी पढ़ा दूंगा तब आपको चीजें विस्तार से समझ में आएंगी। सो प्लीज लिसन केयरफुली, मेरी बातों को केयरफुली सुनिएगा। मैं जितनी मेहनत और ईमानदारी से आपको चीजें समझा रहा हूं, अगर आपने उतनी ही ईमानदारी से चीजों को पढ़ा बेटा तो यकीन मानो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक लेनदार उस संस्था की शोधन क्षमता अनुपात का पता लगा लेता है। देखो आप मेरे से कहोगे सर लेनदार को तो वित्तीय विवरण देख के भी उसकी अनुमान लग जाता है, तो उसके लिए वो अलग से शोधन क्षमता अनुपात की गणना करने की क्या जरूरत है? भाई सिंपल सी बात है, अगर एक लेनदार को यही पता करना है कि उस संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है जिसको हम पैसा दे रहे हैं, तो वो चीजें तो वित्तीय विवरण के माध्यम से भी पता चल जाएंगी। उसके लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की क्या आवश्यकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका पता वित्तीय विवरण से भी चल जाता है। तो फिर वित्तीय विवरण के विश्लेषण से उसको करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि बेटा एग्जैक्ट शोधन क्षमता अनुपात का पता तो उसको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करके ही लगेगा, क्योंकि वित्तीय विवरण में तो केवल आंकड़े दर्शाए होंगे, लेनदार इतने हैं, देनदार इतने हैं, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है। लेकिन उन वित्तीय विवरण के माध्यम से आलोचनात्मक परीक्षण करके शोधन क्षमता अनुपात, बेटा याद रखना शोधन क्षमता अनुपात वित्तीय विवरण से नहीं निकलता है। शोधन क्षमता अनुपात एक तकनीक ही है, एक विश्लेषण करने की तकनीक ही है, जो कि वित्तीय विवरण के आंकड़े लेकर के निकाला जाता है और यह किया जाता है विश्लेषण के अंतर्गत। तो इस शोधन क्षमता अनुपात के द्वारा ये लेनदार ये पता, अभी बार बार मैं चिल्लाता हूं शोधन क्षमता, ये शोधन क्षमता अनुपात विश्लेषण की तकनीकी है। ये इस विश्लेषण की तकनीक है जो वित्तीय विवरण के आंकड़े लेकर के पता लगाती है, और ये इस बात को तय कर देती है कि एक संस्था की वर्तमान स्थिति कैसी है, वो कितना ऋण चुका पाने में सामर्थ्य है, वो कितना ऋण चुका पाने में सामर्थ्य है, ये कहलाती है बेटा एक शोधन क्षमता। आगे हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे लाभदायकता अनुपात क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पूरी डिटेल लाभदायकता का मतलब क्या होता है, इसके महत्व क्या होते हैं, शोधन क्षमता अनुपात क्या है, इसके महत्व क्या है, डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हम लोग डिटेल से बात करेंगे तरलता अनुपात क्या है, इसके अंतर्गत क्या था। जैसे कल मैंने आपको चालू अनुपात बताया था, वो तरलता अनुपात के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने आपको सकल लाभ शुद्ध लाभ बताया, वो लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत आता है। इसी तरह से स्टॉक आवर्त अनुपात, बहुत सारे अनुपात हैं। इन सारी चीजों के बारे में बेटा हम लोग लेखांकन अनुपात के टॉपिक में पढ़ेंगे। उनको यहां पे मैं मिक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि यहां पे इसका काम केवल इतना ही है कि आपको यह याद रखना है कि शोधन क्षमता अनुपात का पता लगा करके वित्तीय विवरण के माध्यम से, और एक लेनदार यह पता लगा लेता है कि इस संस्था की स्थिति कैसी है, ऋण चुका पाने की क्षमता कैसी है। अगर ये ऋण चुका पाने की क्षमता इसकी अच्छी है तो सिंपल सी बात है इस संस्था को ऋण देना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं देना चाहिए। नहीं तो ऐसी दशा में बेटा हमारा ऋण डूबने का पूरा चांस होता है। तो आप समझ जाओ कि प्रबंधक को क्या लाभ मिला, अंशधारी को क्या लाभ मिला, एक लेनदार को क्या लाभ मिलता है इस शोधन क्षमता अनुपात के माध्यम से। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे
करेंगे फिर किसके लिए? सरकार के लिए। फिर किसके लिए बेटा? सरकार के लिए। आपको केवल एक चीज याद रखना है, सरकार के लिए। सपोज दैट कि आप एक सरकार हो, मैं एक कंपनी हूं। सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब बेटा सिंपल सी बात है, सरकार का मतलब है कि एक ऐसी संस्था जो कंट्रोल कर रही होती है, जो टैक्स लगा रही होती है। आप मेरे को एक बात बताओ, सरकार के लिए क्यों जरूरी है इसका? भाई सिंपल सी बात है, जैसे एक मैं व्यक्ति हूं, एक अगर मैं बेईमान व्यक्ति हूं, ईमानदार नहीं हूं, आपको पता है कि आज की डेट में कैसे लोग ज्यादातर हैं, ये कहने की आवश्यकता आपको नहीं है, ना आपको समझाने की आवश्यकता है। एक अगर मैं सपोज है कि बेईमान व्यक्ति हूं, मुझ पर सरकार को टैक्स लगाना है, तो क्या मैं कभी बताऊंगा कि भाई मेरी इनकम इतनी है? आप बोलोगे कभी नहीं सर आप बताने वाले। मैं तो ये बताऊंगा कि भाई क्या बताएं, इस साल तो मेरा कंगाल है, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मेरे पर टैक्स सरकार क्या लगाएगी? आपको ये भी पता है कि सरकार जो टैक्स लगाती है, कर लगाती है, वो आय पर लगता है। मतलब आपने एक साल में कितना पैसा कमाया, अर्न किया, उपार्जन किया, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से सरकार उस पर टैक्स लगाती है। अब यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई उसके पास तो पैसे ही नहीं है, उसके पास स्थिति अच्छी नहीं है, तो सरकार क्या मान लेगी इस बात को? आप बोलोगे सरकार बिल्कुल नहीं मानने वाली है। भाई एक अगर अपराधी नहीं भी है और अगर उसके खिलाफ सबूत हैं, वो कितना भी चिल्ला करके बोले कि भाई मैंने कत्ल नहीं किया, तो क्या जज साहब मान लेते हैं? आप बोलेगे बिल्कुल नहीं, उसको सबूत लाना पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, यहां पे सबूत सरकार को लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये दायर करेगी कि भाई इस व्यक्ति के पास संपत्ति है, इसने आय कमाई है। वो व्यक्ति तो कह दिया भाई हमने नहीं कमाई, तुम पता लगा लो। अब वो पता लगाएगा, वित्तीय विवरण भी उसके पास होते हैं, तो वित्तीय विवरण के माध्यम से एग्जैक्ट चीजों का पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो गोपनीय रूप से रखी रहती है, जिनका जब तक वो विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं करेगा, जब तक आलोचनात्मक अध्ययन नहीं करेगा, तब तक उसके बारे में वो पता नहीं कर सकता है। तो सरकार को किसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो कर निर्धारण के लिए। किसके लिए? कर निर्धारण के लिए। एक शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, इस बात को समझने का प्रयास करना। मैंने आपसे बोला कि सरकार को वित्तीय विवरण का विश्लेषण आवश्यक होती है कर निर्धारण के लिए। कर निर्धारण का मतलब होता है कर लगाने के लिए, कर आरोपण के लिए, और कर लगाया जाता है उस व्यक्ति की आय पर या उस संस्था की आय पर, और उस संस्था की एग्जैक्ट आय तभी पता चलेगी जब वित्तीय विवरण के माध्यम से उसका आलोचनात्मक परीक्षण किया जाएगा और उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा, जो कि किसके द्वारा केवल संभव होगा? जो भी वित्तीय विवरण के विश्लेषण के माध्यम से ही संभव होगा, जो वित्तीय विवरण के विश्लेषण के माध्यम से ही संभव होगा। तो एक तो ये बात है, तो मतलब आप समझ गए हो। बाकी फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है, जितना समझा रहा हूं उतना पढ़ना है। A to Z बेटा अगर आप उतना भी लिख के आ रहे हो जितना मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानो इतना कोई नहीं याद करके जाता है, ना ही इतना कोई समझ के जाता है, ठीक है? क्योंकि ना ही आपको इतना डिटेल से कहीं कोई चीजें मिलने वाली है। आप अपना सौभाग्य माने या मैं अपना सौभाग्य मानूं आपके लिए कि जितना डिटेल से हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, उतना मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में ईमानदारी से कह सकता हूं, आप 1000 चैनल सर्च मार के देख लेना, या तो वो लोग किताब लगा करके रट्टा मरवा देंगे ऐसा ऐसा जो किताबों में लिखा हुआ है, या तो वो सीधे सवाल चालू कर देंगे, या तो वो व्हाटएवर। मैं किसी के बारे में कुछ अन्यथा नहीं कहना चाहूंगा, मैं केवल अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा क्या मोटिव है। तो आप समझ चुके होंगे कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से एक सरकार का क्या प्रॉफिट होता है। तो आखिरकार एक सरकार क्यों वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना चाहती है, एक बात तो ये है जो आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है? हमने सरकार के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखिए इसका अंतिम पक्ष है कर्मचारी के लिए, इसका अंतिम पक्ष है कर्मचारी के लिए महत्व। दोनों क्वेश्चनों को मिक्स मत करना बेटा, महत्व अलग है। अभी हम लोग उद्देश्य पढ़ेंगे, उद्देश्य के बारे में क्वेश्चन करेंगे, तो उद्देश्य अलग टॉपिक है, महत्व अलग है, लाभ और महत्व एक है। तो कुछ चीजों को मिक्सचर मत करना, ठीक है? वो अलग है तो उसको अलग ही करना। इसीलिए मैं चीजों को बहुत आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत आराम से, ठीक है बेटा? उसके बाद अब अपन क्या करेंगे? कर्मचारियों के लिए क्या है बेटा? कर्मचारियों को मत, कर्मचारियों के लिए क्या है बेटा? कर्मचारियों के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि इस वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्व एक कर्मचारी के लिए क्या हो सकता है। अब आप अपने आप को कर्मचारी मानो, आप सोचो, बहुत ईमानदारी से चीजों को समझना बेटा। आप खुद सोचो कि अगर आप एक संस्था के कर्मचारी है, आपके लिए इसका क्या महत्व होने वाला है। आप मेरे से सिंपल सी बात कहोगे, सर अगर मैं एक कर्मचारी हूं तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात क्या, भाई मुझे बोनस मिलना चाहिए, भाई मुझे बोनस मिलना चाहिए, भाई मुझे वेतन भी मिलना चाहिए, भाई मुझे वेतन भी मिलना चाहिए, भाई मुझे अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए, भाई मुझे अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। लेकिन आपसे अगर भाई मुझे सारी सुविधा मिलनी चाहिए, घर रहने के लिए मिलना चाहिए, बच्चों के लिए फीस की व्यवस्था चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसा कब करोगे?
चाहिए। तो आप कहोगे सर ऐसा हम तब करेंगे जब हमारी संस्था की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है। सुदृढ़ का मतलब बहुत अच्छी स्थिति है। आपको ये कब पता चलेगा कि आपकी वित्तीय स्थिति संस्था की अच्छी? आप बोलोगे सर हमें वित्तीय विवरण के माध्यम से पता चलेगा, वित्तीय विवरण के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि वित्तीय विवरण के माध्यम से कुछ समांक ऐसे भी हैं जिनके आधार पर हम कुछ नई चीजें भी, नई टेक्नोलॉजी को भी देखना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत हम नई टेक्नोलॉजी को भी देखना। तो बेटा ये चीज भी है जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे कर्मचारी है तो कर्मचारी ऑब्वियसली बात है बेटा, कर्मचारी अतिरिक्त वेतन, बोनस या अतिरिक्त सुविधा की मांग कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, वित्तीय विवरण के माध्यम से वो चीजें संभव तो हो सकती हैं जैसे आपने वित्तीय विवरण के माध्यम से भी देखा, लेकिन और सुदृढ़ व्यवस्था को जानने के लिए उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना जरूरी है। तो इसके लिए भी वस्तु व्यापार के लिए भी, कंपनी के लिए भी उसकी लाभदायकता, क्रियाशीलता, तरलता और इन सारे अनुपात को, शोधन क्षमता अनुपात का निर्णय करके ये कर्मचारी भी जो है वो बोनस, वेतन या अतिरिक्त वेतन सुविधा की मांग कर सकते हैं। देखिए हमने बहुत ही सिंपल सा एंड स्वीट शब्दों में ये चैप्टर को हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। और देखिए बात में आपको केवल एक कहना चाहता हूं कि मैं चीजों को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। देखिए मेरे लिए अब मैटर नहीं करता कि मेरे लिए अभी क्या बचा है, ठीक है। जैसे आप, मेरे लिए ये बात भी सही कि मुझे अभी रिवीजन भी थोड़ा सा 6 पाठ और 7 पाठ का यानी अंश, पूंजी और ऋणपत्र का कराना है, और जो छत्तीसगढ़ के बच्चे उनके लिए प्रवेश का भी कराना है। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि मैं इस चैप्टर में भागने वाला हूं, ये कतई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही स्पष्ट एंड स्वीट एंड शब्दों में बताया था कि जब हम लोग वित्तीय विवरण विश्लेषण चैप्टर को पढ़ना चालू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत ढंग का पढ़ने वाले हैं। मैं भगा करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको चीजें, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है अकाउंट को अच्छे से कंप्लीट करके खत्म करना, ना कि आपको 1000 बार 10 बार आपको जहां प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूं, लेकिन उस चैप्टर को मैं डिटेल से अच्छे से ही कराने वाला हूं। अब देखिए बात को समझने का प्रयास करिए। आपको मैंने आज पढ़ाया कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व को समझाइए। तो बेटा याद रखना, वित्तीय विवरण विश्लेषण के जो महत्व होते हैं वो होते हैं प्रबंधक, अंशधारी, लेनदार, सरकार और कर्मचारी। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से इन लोगों को इसका क्या होता है, लाभ मिलता है। आपने बेटा ये भी देखा कि किस तरीके से इन लोगों को इसका लाभ मिलता है, ठीक है बेटा। और इसके महत्व के बारे में भी हम लोगों ने जाना, और इसके महत्व के बारे में भी हम लोगों ने जाना, ठीक है बेटा। अब चलिए देखिए इसका एक और क्वेश्चन है, छोटा सा है, उसको भी अपन कर लेते हैं। हालांकि उसके बारे में डिटेल भी अपन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। ओके, तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन केवल ये पूछा गया है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकों को समझाइए, ये तकनीक बताइए, ये कितने प्रकार की तकनीक होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन काफी सारे बच्चे भटक गए थे। उसका आंसर क्या है, मैं छोटा सा आंसर इसका देना चाहता हूं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझो, क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझो। क्वेश्चन था वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकों को समझाइए, या तकनीकी कौन कौन सी, कि आपको विस्तार बाद में करना है, पहले यहां पे ध्यान से समझो। क्वेश्चन है वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक को समझाइए, की तकनीक को समझाइए। वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक को समझाइए, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक को समझाइए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से इसको लिख बस लेना, अभी कुछ मत बात करना, ठीक है। तुलनात्मक पत्रक, पहला है तुलनात्मक पत्रक, तुलनात्मक पत्रक, तुलनात्मक पत्रक। हालांकि इसके अंतर्गत दो अपन पढ़ेंगे, तुलनात्मक आय विवरण और तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा। तुलनात्मक आय विवरण, आय विवरण और तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि तकनीक बताओ, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा। हालांकि ये क्वेश्चन मैं बाद में भी बात करूंगा, बाद में भी इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूंगा, लेकिन मुझे बताने का ये मतलब क्या है मैं आपको अभी बता दूंगा। इसका मतलब क्या, सम आकार विवरण, सम आकार विवरण, सम आकार विवरण। बेटा तीसरा इसका क्या है, अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण। फिर क्या है बेटा, चौथा एक बीच में हो रहा है, क्या है उसका नाम है रोकड़ बहाव विश्लेषण। जो हटा है उसको नहीं भी लिख रहे हैं ना, रोकड़ बहाव विश्लेषण। या रोकड़ बहाव या रोकड़ प्रवाह एक ही बात है, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, ठीक है। स्टार करके नहीं, इसको निगेटिव में लिखते हैं पांचवा, कोष प्रवाह विश्लेषण, कोष प्रवाह या कोष बहाव विश्लेषण, कोष बहाव विश्लेषण। और एक चीज और है,
इसको अपन क्या नाम जानते हैं? प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और केवल आपको इतना लिखना था, इसकी डिटेल नहीं करनी थी, आपको केवल इतना लिखना था। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा मैं डिटेल भी बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन को अगर इस बार आएगा या आने की जो संभावना होगी तो आपको कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन अभी बिल्कुल आपको याद नहीं करना है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बार बार मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण कैसे करेंगे मैं आपको ये बता रहा हूं थोड़ा सा। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान मत देना, ठीक है, बिल्कुल नहीं ध्यान देना। अभी तो हम लोग वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे, फिर जाकर के इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर जाकर के इनके बारे में इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अभी जो समझा रहा हूं उसको बात को समझो। देखो, वित्तीय विवरण विश्लेषण करेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूं वित्तीय विवरण से समंक लेकर के उनका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करेंगे कैसे? तो ये इसकी तकनीक होती है, इनके माध्यम से वित्तीय विवरणों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। अब ये क्या है ये तो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे ये क्या। ये और ये दो तकनीकें तो इसी चैप्टर पे है, यानी कि वित्तीय विवरण का विश्लेषण चैप्टर में है। ये तकनीक आपको 10 चैप्टर पे मिलेगी, ये तकनीक आपको 11 चैप्टर में मिलेगी, यानी रोकड़ प्रवाह और अनुपात विश्लेषण। ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो ये हमको पढ़ना ही नहीं है। तो हमको केवल ये सारे चैप्टर ही पढ़ना है जो है वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक। तो मैं क्यों कहता हूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके बाद जब हम अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर अनुपात विश्लेषण का है, यानी कि लेखांकन अनुपात का है, और वो सारा क्या है, वो वित्तीय विवरण विश्लेषण की ही एक तकनीक है जो अगला चैप्टर है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो रोकड़ प्रवाह विवरण है, और रोकड़ प्रवाह विवरण भी एक प्रकार की वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये चैप्टर पढ़ना हमको बहुत जरूरी है, और चूंकि ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है तो ये वित्तीय विवरण भी पढ़ना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के एक बात जो अब जाकर के आपके भेजे पे जाके घुसी होगी वो ये है कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकी, यानी कि तुलनात्मक आय विवरण, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, सम आकार विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विवरण, ये इसकी तकनीक होती है जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आप इस टॉपिक को अपने दिमाग से फिलहाल के लिए निकाल दो। आप केवल याद रखो वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व। कल हम लोग उद्देश्य सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये इतना ही लिखना था, हालांकि इसके बारे में हम आगे चर्चा विस्तार से करेंगे। केवल आपको इस क्वेश्चन को बताने का मोटिव एक था, इस क्वेश्चन को बताने का केवल मोटिव एक था कि आप चीजों को समझो कि आखिरकार तकनीकी है क्या, तब जाके आपको पता चले कि भाई तकनीकी का मतलब भी होता है कि ये सारी तकनीक है। इन तकनीकों के माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया, अनुपात विश्लेषण तकनीक के माध्यम से हम बहुत सारे आंकड़े निकालेंगे वित्तीय विवरण से और उसका पता लगाएंगे। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से हम बहुत सारे वित्तीय विवरणों से समंक निकालेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। अनुपात विश्लेषण माध्यम से हम बहुत सारे वित्तीय विवरण के समंकों को निकालेंगे और उनका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। रोकड़ कोष प्रवाह विवरण के माध्यम से हम वित्तीय विवरण के आंकड़ों को निकालेंगे और उनका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। तो बेटा ये होती हैं इनकी तकनीकें, ये है विश्लेषण की तकनीकें। बार बार मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था, विश्लेषण विश्लेषण विश्लेषण। तो कुल मिलाकर के फाइनल आपको पता चल गया कि विश्लेषण का मतलब क्या होता है। कुल मिलाकर के आपको फाइनल पता चल गया कि विश्लेषण का मतलब क्या है। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा और बार बार एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्लीज मुझे इस चैप्टर और अगले चैप्टर को थोड़ा सा वक्त दीजिए। हालांकि नो डाउट आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं थोड़ा सा वक्त दीजिए अगर इनको थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। लेकिन आपको ये सारा चैप्टर एक साथ पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो ठीक है, आज की बातें मुलाकातें यहीं पे विराम करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लास समझ में आ रही होंगी। देखिए बेटा, मैटर ये नहीं करता कि आपको कितने मिनट पढ़ाया जा रहा है, कितने दिन पढ़ाया जा रहा है। मैटर ये करता है कि जो पढ़ाया जा रहा है किस कंटेंट से पढ़ाया जा रहा है। मैं अगर यहाँ पे 30 मिनट की क्लास लेता हूँ या 40 मिनट की क्लास लेता हूँ या 45 मिनट की क्लास लेता हूँ या 60 मिनट की क्लास लेता हूँ या 20 मिनट की क्लास लेता हूँ, तो मैं कंटेंट को ध्यान देता हूँ। मैं नहीं ध्यान देता कि मेरे को 1.5 घंटे पढ़ाने हैं। मैं ये ध्यान देता हूँ कि अगर मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाया, 1 क्वेश्चन पढ़ाया, 3 क्वेश्चन पढ़ाया, तो बच्चा समझा कि नहीं समझा। ठीक है, आप साल भर 7 महीने से आप स्कूल गए या 6 महीने आपने स्कूल गए, अगर आपको 1 क्वेश्चन भी याद नहीं है तो फिर धिक्कार है आपके स्कूल जाने पे। सिंपल सी बात है ना, सही बात। चीजें क्या है, अगर आपने मेरी 1 क्लास ली है और वहां से 1 क्वेश्चन आपको याद हो गया तो फिर मैं तो अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं। ये देखिए, मैं कोई अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। तो बाकी बातें मुलाकातें बेटा हमारी आपसे कल होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से अपना प्यार इसने बना के रखो। सुबह 4 बजे सभी उठ के पढ़ाई जरूर करो, ठीक है, वरना बहुत कुटाई करेंगे। जिस दिन मैं 4 बजे सबको कॉल लगाया ना तो बहुत मारेंगे। बाय एंड गुड नाइट।